ऑलराइट, स्पेसिफिकेशन इन नीमोटोड्स। जब हम नेमेटोड्स की बात करते हैं तो नेमेटोड्स को हम बोलते हैं कि ये राउंड वॉर्म्स की तरह प्रेजेंट हैं और बहुत हद तक ह्यूमन से रिजेंबल करते हैं, क्योंकि इनमें मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, नर्व्स, फैरिंग्स भाग, ये सारी संरचनाएं भी वहां पर व्यवस्थित रहती हैं। तो उस बेसिस पर हम ये मान के चलते हैं कि नीमेटोड्स जो हैं वो हमारे ह्यूमंस से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेशन रखते हैं। नाउ अगर हम सेकेंडली बात करते हैं यहाँ पर कि नीमेटोड्स को हम एक कैटेगरी में बांटते हैं और उनमें ऑर्गेनिज्म आते हैं सी एलिगेंस, जिनका नाम है सिनोरैप्टिड्स एलिगेंस, राइट। तो सी एलिगेंस में हम स्पेसिफिकेशन को पढ़ेंगे। इनके अंदर दो प्रकार का स्पेसिफिकेशन, टू टाइप का स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, दैट इज वन इज ऑटोनॉमस एंड सेकंड इज कंडीशनल। अगर हम ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन ऐसा स्पेसिफिकेशन जिसके अंदर सेल खुद ही खुद को सिग्नल्स भेजे ताकि वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके, राइट। दैट मीन्स अगर हम उस सेल को एम्ब्रियो से रिमूव भी कर लेंगे तो भी उस एम्ब्रियो के अंदर तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म होना नहीं है, क्योंकि सेल खुद दे रहा था सिग्नल्स। और सेकेंडली अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो सेपरेशन के बाद उसे जो बनना था वो वापस से वहीं पे भी वही स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, दैट इज ऑटोनॉमस। एंड सेकेंडली कंडीशनल, कि कंडीशन में बाहर के एनवायरनमेंट पे चीजें डिपेंड कर रही है कि उससे आगे जाकर क्या बनना। तो कंडीशनल में हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर हम एम्ब्रियो से किसी एक सेल को रिमूव करते हैं तो उसकी जो फेट है, फ्यूचर है, वो क्या होगा, उस एम्ब्रियो का सेल से रिमूव करने के बाद भी एम्ब्रियो में वो पार्ट बनेगा, क्योंकि वो फॉर्म होगा ही होगा, क्योंकि कंडीशंस बता रही हैं आसपास की। और सेकेंडली क्योंकि अगर हमने रिमूव करके उसे बाहर भी ग्रो करना है तो वहां पे भी जरूरी नहीं है कि वो जो यहाँ बनना था वही वहां पे भी बने। वहां की कंडीशन कैसी होगी उस पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीजें फॉर्म कर भी सकते, राइट। ये दो टाइप के हमें स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे सी एलिमेंट्स। अब हम सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात करें उसको हम बोलेंगे ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, राइट। सी एलिगेंस के अंदर स्टडी कर रहे हैं, ओके। ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन का मतलब मैं बता चुकी हूँ। अब एक बार अगर हम सेल्स को देख लें तो सेल्स का डिवीजन किस प्रकार होता है हमें वो चीजें देख लिया जाए, ठीक है। जैसे सपोज ये हमारा एम्ब्रियो सेल है या जाइगोट है, ये जब डिवाइड होगा तो ये दो भागों में डिवाइड होगा, P1 एंड A, राइट। अब जब हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये चार भागों में डिवाइड, राइट। इस तरह की संरचना देखने को हमें मिल सकती है कि इस तरह से इसका डिवीजन, राइट। तो ये वाला भाग तो होगा P2, ये वाला होगा ES, ES। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर AB पोर्शन की, तो AB पोर्शन जो होगा वो भी हमारा
एलिगेंस के अंदर, राइट। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर हम मान के चलते हैं कि मैटरनल फैक्टर्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिन्हें हम मैटरनल फाइलोजेनेटिक या फिर मैटरनल मोर्फोजेनेटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, राइट, जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं सेल्स के। और ये मोर्फोजेनेटिक फैक्टर्स जो हैं यही आगे जाके फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं किसी सेल, क्योंकि किसी सेल को अगर फंक्शन देना है तो ये मेन कार्य इन मोर्फोजेनेटिक फैक्टर्स का ही होता है और यही फंक्शन देते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं इसमें पहले जीन की, जिसे हम बोल रहे हैं SKN1, राइट। ये कुछ जीन्स हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, जिनके बेसिस पर हम इनके फंक्शन को पढ़ें। तो जब हम SKN1 जीन की बात करते हैं तो हम इस जीन को ये लेके चलते हैं कि इसका फंक्शन होता है EMS को फेरिंग्स या फेरेंजियल सेल्स बनवाना, ठीक है। EMS से फेरेंजियल सेल्स को बनवाना ही इसका मेन फंक्शन यहाँ पर होता है, राइट। सेकेंडली अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम ये बोल सकते हैं कि जो P1 सेल लाइनेज है, सेल लाइनेज का मतलब हुआ कि आगे जाकर जो सेल्स को फॉर्म करे, तो जो P1 सेल लाइनेज है वो आगे जाकर हम बोल सकते हैं कि P1 सेल लाइनेज के पास फंक्शनैलिटी है कि वो फेरेंजियल सेल्स या फेरिंग्स रीजन को फॉर्म करे, राइट। वही अगर हम आगे जाएं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा EMS है उसके पास भी यहाँ पर चांसेस हैं कि वो फेरेंजियल सेल्स को या फेरेंजियल मसल्स को फॉर्म कर सकता है। वही अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं दो भागों में तो ये इस तरह से डिवाइड होता है, E अलग और MS अलग। तो जब हम E की बात करते हैं तो E का मतलब होता है एंडोडर्म, और जब हम MS की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मेसोडर्म, राइट। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो मेनली हमारा SKN1 का फंक्शन या रोल क्या रहेगा कि EMS से इसे फेरेंजियल सेल्स या फेरेंजियल मसल्स बनाने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो E सेल का फंक्शन है क्या है, एंडोडर्म है, तो इसका फंक्शन होता है इंटेस्टाइनल एंडोडर्म का, ये इंटेस्टाइन को फॉर्म कर सकता है। और MS का फंक्शन होता है मेसोडर्म, और इसको हम बोल सकते हैं फेरेंजियल मसल्स भी फॉर्म करा सकते हैं, मतलब फेरेंजियल सेल्स को भी फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं। सेकेंडली अगर हम यहाँ देखते हैं, ये तो हमें फंक्शनैलिटी पता चल गई, ये दोनों ये चीज कर, तो हम बोल सकते हैं कि P1 लिनिएज में, P1 लाइनेज के पास जो P1 से आगे जाके सेल्स बनेंगे उनके पास फंक्शनैलिटी है फेरेंजियल मसल्स या सेल्स को फॉर्म करने की। नेक्स्ट हम बोलेंगे कि EMS के पास भी फंक्शनैलिटी है कि वो फेरेंजियल सेल्स को बना सकता है, और जब ये EMS डिवाइड हो जाता है डिफरेंट टाइप्स में तो इसके पास MS के पास पूरी फंक्शनैलिटी रहती है कि ये आगे जाकर बना। तो मेनली SKN1 की बात करें हम तो SKN1 पहले यहाँ पे भी प्रेजेंट था, फिर इसकी प्रेजेंस यहाँ पे भी देखी गई, यहाँ पे तो प्रेजेंट था ही, फिर यहाँ आया, यहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस देखी गई, और फिर लास्ट में हमने MS सेल्स के अंदर SKN1 जीन की प्रेजेंस देखी। इसका मतलब SKN1 mRNA फॉर्म में रहा होगा और फिर धीरे धीरे वो प्रोटीन फॉर्म में ट्रांसक्राइब हो गया, उसका ट्रांसलेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई कि SKN1 किसी सेल के अंदर है, ऑटोनॉमस है, अंदर प्रेजेंट है, और इस सेल से मेसोडर्म बनाने में हेल्प कर रहा है। दैट मींस फेरेंजियल मसल्स या फेरेंजियल सेल्स को
चीजें यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाएगी क्योंकि SKN1 के पास इन सेल्स के पास ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन वाली जो फैसिलिटी थी, क्वालिटी थी, वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर हाइपोडर्मल स्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पर हाइपोडर्मल स्किन बन जाएगी। अदरवाइज EMS से MS के पास पेरेंशियल सेल्स बनाने की पूरी प्रॉपर्टी होती है जो कि SKN1 जीन के कारण आ रही है। क्लियर है ये चीज? सेकेंडली हम बात करते हैं सेकेंड जीन की, जिसे हमने बोला है PAL1। जब भी हम PAL1 की बात करेंगे तो इसका कार्य होगा P2 से सोमैटिक सेल्स इस तरह की चीजें हमें यहाँ PAL1 से देखने को मिलती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर PAL1 जीन हमारी यहाँ पर प्रेजेंट रहती है तो हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जो P2 सेल, ठीक है, P1 की बात कर रहे थे हम किसके लिए, SKN1 के लिए, और P2 सेल्स जो है ये वाले जो है इनकी हम बात करेंगे PAL1 जीन, इनके अंदर उपस्थित है ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि P2 सेल्स PAL1 की प्रेजेंस में क्या बनते हैं, सोमैटिक सेल्स फॉर्म करते हैं CND, मींस P2 की दो फेट हो सकते हैं, ये C और D आगे जाकर सेल्स को फॉर्म करें जो कि सोमैटिक टाइप के सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स फॉर्म करने में हेल्प करें। लेकिन अगर वही हम बात करें कि PAL1 अगर एब्सेंट होता है तो यहाँ पर ये जो सोमैटिक सेल्स हैं, ये सोमैटिक सेल्स फॉर्म ही नहीं होंगे, इनका कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं हो पाएगा? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस कि क्योंकि PAL1 एब्सेंट है, PAL1 की प्रेजेंस में ही वो दोनों सेल बन रहे थे। तो अगर PAL1 ही एब्सेंट है तो अंदर से कोई ऑटोनॉमिक स्पेसिफिकेशन देने वाली जीन ही नहीं है जो इस P2 ब्लास्टोमेयर को दो पार्ट्स में या दो ब्लास्टोमेयर्स में फर्दर डिवाइड कर सके, इसलिए वो चीज वहीं पे जाके स्टॉप हो जाती है। अब हम मान के चलते हैं कि एक MAX3 जीन है, ठीक है, ये क्या करती है, हमारे PAL1 को रेगुलेट करती है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये रेगुलेटर है PAL1, इसको मेंटेन करके रखती है। तो हम बोलेंगे ये है RNA बाइंडिंग प्रोटीन या mRNA बाइंडिंग प्रोटीन, ये प्रेजेंट है यहाँ पर जो कि PAL1 के रेगुलेशन में हेल्प करता है। और अगर MAX3 यहाँ प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, हमारे PAL1 के mRNA को ब्लॉक करेगा, ठीक है, इसके mRNA को ब्लॉक करेगा और इसे एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, इसके एक्सप्रेशन को रोकेगा, स्टॉप करेगा। तो इसके एक्सप्रेशन को ये होने नहीं देगा क्योंकि ये RNA बाइंडिंग प्रोटीन है, RNA से बाइंड कर जाएगा इसके, और बाइंड करते ही इसको रोकेगा, इसके एक्सप्रेशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि MAX3 अगर प्रेजेंट है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है, अगर ये एक्टिव फॉर्म में उपस्थित रहता है तो ये हमारे PAL1 को एक्टिव नहीं होने देगा या इसकी एक्टिविटी को शो नहीं होने देगा, ठीक है। ये अगर एक्टिव है तो ये इसको बाइंड कर देगा, इसको स्टॉप करेगा, प्रोटीन को बनने नहीं देगा, तो इसकी एक्टिविटी को शो नहीं होने देगा। और इसकी एक्टिविटी अगर शो नहीं होगी तो हमारे सोमैटिक सेल CND जो है P2
SKN1 जीन कहाँ होती है, हमारे EMS भाग। ठीक है, तो यहाँ पे ये PAL1 को ब्लॉक करती है ताकि EMS भाग से CND का फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि अगर PAL1 यहाँ पर भी एक्सप्रेस हो जाता है, यहाँ पर भी प्रेजेंट रहता है, ऑटोनॉमिक स्पेसिफिकेशन शो कर देगा, तो EMS से भी CND पार्ट्स बन सकते हैं। इसलिए SKN1 ब्लॉक करता है PAL1 को EMS के अंदर, ताकि EMS से E एंड MS ही बने और CND ना बने। ठीक है, CND का फॉर्मेशन ना हो, इसलिए SKN1 ने इसे PAL1 को ब्लॉक किया। तो क्लियर है हमारे यहाँ चीजें। PAL1 जीन P2 से सोमैटिक सेल CND को फॉर्म करती है, एब्सेंट होती है, या हम बोले कि अगर ये स्मॉल में लिखी हुई म्यूटेंट फॉर्म में है तो क्या होगा, ये सोमैटिक सेल्स बनेंगे ही नहीं। मैक्स3 एक और जीन है जिसको रेगुलेट कर रही है, इसको स्टॉप करती है और इसके एक्सप्रेशन को होने नहीं देती। ये अगर एक्टिव है तो ये नहीं बनेगा, और ये अगर इनएक्टिव है तो PAL1 हमारा इजीली CND में कन्वर्ट कर सकता है इन पार्ट्स को, और SKN1 भी PAL1 को ब्लॉक करता है ताकि EMS से E और MS सेल्स इजीली फॉर्म हो सके। तो इस तरह की संरचना यहाँ हमें PAL1 जीन के द्वारा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड जीन। हमारी थर्ड जीन है PAL1। PAL1 जो भी है ये भी ब्लॉक करेगी बहुत सारी जीन्स, राइट। राइट, अब नॉर्मली हम बोल के चल रहे PAL1 जीन जो है ये भी हमारे P2 ब्लास्टोमेर को ही कंट्रोल कर रहे हैं, इसके ऊपर ही इसका कंट्रोल। और अगर ये जीन हमारी प्रेजेंस होती है तो क्या करेगी, ये जर्म सेल फेट करवाती है, मींस यहाँ से जर्म सेल्स के फॉर्मेशन को इनिशिएट करेगी और इसी P2 से जर्म सेल्स जो होंगे वो फॉर्म इजीली हो पाए। दैट मींस अगर हम बोल रहे हैं कि PAL1 प्रेजेंट है और एक्टिव फॉर्म में, तो ये क्या करेगी, नॉर्मली SKN1 और PAL1 दोनों को जाके स्टॉप करेगी, ब्लॉक करेगी, क्योंकि PAL1 का फंक्शन हम बोले थे सोमैटिक सेल बनाने का, राइट, वो भी P2 से ही है, इसका फंक्शन भी हमने P2 से ही रिलेट किया। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये इन दोनों को जाके ब्लॉक करेगी, जिससे P2 से जर्म सेल्स जो होंगे वो फॉर्म हो सकेंगे, जर्म सेल फेट जो है वो वहां पे आगे जाकर बन पाए। सेकेंडली हम ये भी बोलते हैं कि क्योंकि ये दोनों अगर ब्लॉक्ड हैं तो इजीली यहाँ जर्म सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम बोल रहे हैं कि बाय चांस हमारा PAL1 जो है वो या तो इनएक्टिव है या फिर म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट, PAL1 अगर इनएक्टिव है या म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमारे P2 से क्या होगा, जर्म सेल की बजाय सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि उसका नॉर्मल फंक्शन था क्या करना, जर्म सेल्स को बनाना, लेकिन क्योंकि वो नॉर्मली फंक्शन में प्रेजेंट नहीं है तो हमारे PAL1 और SKN1 एक्टिव हो जाएंगे, और अगर हमारे PAL1 और SKN1 एक्टिव हो जाते हैं तो PAL1 से क्या होगा, सोमैटिक सेल्स बन जाएंगे, इजीली फॉर्म हो जाएंगे। इसलिए इसका फंक्शन होता है कि जब PAL1 की एब्सेंस हो तो P2 सेल्स सोमैटिक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर फिर ये वाला जीन फंक्शन करता है और ब्लॉक नहीं करता वो किसी भी चीज। ठीक है, इसलिए
पाई 1 अगर प्रेजेंट है तो जर्म सेल, पाई 1 अगर एब्सेंट है तो सोमैटिक सेल्स P2 से बनते हैं। और ये ही ऑटोनॉमिक जीन्स हैं जो ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। अंदर से ही सिग्नल्स भेज रहे हैं ताकि इजीली ये जो स्पेसिफिकेशन है वो कंट्रोल हो सके। ऑलराइट, एक चीज और हम यहाँ देख सकते हैं कि P2 अगर यहाँ पे P2 से EMS बन जाए तो क्या होगा, तो क्या सीन हमें देखने को मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। तो ये थे ऑटोनॉमिक स्पेसिफिकेशन की 3 जीन्स SKN1, PAL1 एंड पाई। अब हम बात करेंगे कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, जहां पे कुछ कंडीशंस जो होती हैं वो प्रेजेंट है। इसमें भी हम डिफरेंट जीन्स को स्टडी करेंगे। राइट, तो ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बात की थी नॉर्मल। अब कंडीशनल में हम मान के चलते हैं यहाँ पे APX1 जीन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर GLP1 जीन प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर MOM2 भी प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर MOM5 जीन प्रेजेंट रहता है। इस तरह से यहाँ पर जीन्स इस फॉर्म में उपस्थित है। अब जब नॉर्मली हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास है ABP, ABA एंड AB। जो ABA पार्ट है उसको हम मान के चलते हैं कि ये वाला पार्ट क्या करता है, हमारी राइट। तो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में 2 टाइप के ABA, ABB सेल्स बनेंगे। यहाँ पर ABA सेल्स का फंक्शन होता है कि वो हाइपोडर्मल सेल्स को बनाते हैं, न्यूरॉन्स को बनाते हैं एंड एंटीरियर फेरेंजियल पार्ट को बनाते हैं, अग्र भाग को बनाते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है ABA, दैट इज एंटीरियर पार्ट। वहीं हम ABB की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइपोडर्मल सेल्स एज इट इज बनेंगे, न्यूरॉन्स एज इट इज बनेंगे, पर एंटीरियर फेरेंजियल पार्ट जो है ये यहाँ पर नहीं बनेगा। दैट मींस ये दोनों सेल्स अलग-अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इनकी फेट थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों सेल्स भी एक दूसरे से हम मान के चलेंगे कि ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। राइट, अब हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे जीन की, जिसका नाम है एक चीज हमने यहाँ देखी कि ये हमारा P2 है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि अगर P2 को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा EMS है वो MS और MS में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि किसको हटाने पे, जस्ट P2 को हटा देने से हम बोल रहे हैं कि ये दोनों पार्ट्स क्या करेंगे, मीजोडर्म बनाएंगे, एंडोडर्म का फॉर्मेशन होगा नहीं। ये देखा हमने P2 रिमूव, EMS MS प्लस MS फॉर्म कर, ठीक है। तो हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ से कंडीशनल स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, जिसके कारण E और MS दो भागों में ये सेल्स डिवाइड हो, राइट। लेकिन अगर हम इसको
हटा देते हैं तो इस सेल का फंक्शन जो ई है वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, उसका फंक्शनैलिटी जो है यहाँ पर वो रहेगी ही नहीं। ये चीज हम यहाँ ऑब्जर्व कर, राइट। अब नॉर्मली हम बात करते हैं फर्स्ट जीन की, जिसको हम बोलते हैं MOM2, राइट। प्रेजेंट कहाँ है ये P2 सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। एंड सेकेंडली MOM5 पेप्टाइड जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे EMS के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि EMS की फंक्शनैलिटी की, तो EMS की फंक्शनैलिटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ ऊपर की तरफ MOM2 प्रेजेंट है और यहाँ पे MOM5 प्रेजेंट, ठीक है। ये तो इसी के अंदर प्रेजेंट है MOM5 पेप्टाइड, MOM2 ऊपर की तरफ प्रेजेंट। तो क्या करेंगे, ये बाइंड करेंगे एक दूसरे के साथ और यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है वो फ्रिजल्ड प्रकार का, फ्रिजल्ड रिसेप्टर यहाँ उपस्थित है, ठीक है। दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी तभी EMS जो है वो E और MS के अंदर कन्वर्ट हो पा रहा है। जैसे हमने यहाँ देखा कि MOM2 यहाँ प्रेजेंट है P2 के अंदर, MOM5 पेप्टाइड प्रेजेंट है EMS के अंदर, मींस MOM2 से इसे यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं और उसी सिग्नल के कारण यहाँ हम देखते हैं इन सिग्नल्स से MOM5 जो है वो अटैच कर रहा है, बाइंडिंग हो रही है दोनों के बीच में और ये दोनों E और MS के अंदर डिवाइड हो पा रहे हैं, एक अपने आप को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। एक्चुअली में हम बोले तो E और MS, और रिसेप्टर है फ्रिजल्ड। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर एक और जीन इन्वॉल्व होता है दैट इज POP1, और हम बोलते हैं कि अगर POP1 डेफिशिएंट है हमारा सी एलिगेंस का एम्ब्रियो ब्लास्टोमेयर्स, तो यहाँ पर EMS जो है वो E+E में ही डिवाइड हो जाए, मींस E और E दो सेल्स बनेंगे, मेसोडर्मा फिर फॉर्मेशन होगा ही नहीं अगर POP1 नहीं है या POP1 म्यूटेंट फॉर्म पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे POP1 प्रेजेंट होना भी जरूरी है, जिसकी वजह से ही ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो पाए। और ऐसा क्यों होगा कि दोनों ही E में प्रेजेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि ये इससे अटैच है और POP1 का फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ रहता है, ठीक है। तो POP1 यहाँ रहता है तो इस वाले पार्ट को ये MS में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर POP1 दोनों जगह ही नहीं रहेगा तो इस भाग को भी POP1 का एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा और दोनों ही भाग E और E में परिवर्तित हो जाए। तो इस तरह का रेगुलेशन हमें देखने को यहाँ मिलता है, राइट। क्लियर है कि POP1 E और MS पे कन्वर्ट कर रहा है, अगर ये डेफिशिएंट होता है, एब्सेंट होता तो यहाँ पर दोनों सेल्स E बन जाते, क्योंकि वहां पे POP1 से कोई कनेक्शन ही नहीं रह पाता इस सेल का, इसलिए, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है। MOM2 MOM5 क्या कर रहे हैं, EMS को E और MS में कन्वर्ट कर रहे हैं और POP1 की प्रेजेंस में ही वो इजीली इस चीज को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो हम चीज को यहाँ इजीली यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली अगर ये दोनों पेप्टाइड्स मिल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर POP1 को डाउन रेगुलेट कर रहे हैं, राइट। POP1 को ये डाउन रेगुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो ये दोनों E और E में कन्वर्ट हो जाए, और हमें नहीं चाहिए कि ये दोनों E और E में कन्वर्ट हो, इसलिए इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे से बाइंड करते हैं तो POP1 को डाउन रेगुलेट कर पाते हैं और इजीली यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर पाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सेकेंड जीन, जो कौन सी है, एक तो ये चीज
सेकेंड जीन है हमारी GLP-1, जो प्रेजेंट कहाँ है, सिग्नल्स कहाँ से मिल रहे हैं इसे, ABP में, राइट। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा GLP-1 प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा है, हमारे AB को ABP में इजीली कन्वर्ट कर रहा है, और ये वाली संरचनाएं यहाँ पर बन पा रही डॉर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह, राइट। तो GLP का काम है ABP को बनाना, ABP को फॉर्म करना। और अगर हम बोले कि यही GLP या तो डेफिशिएंट हो जाता है या म्यूटेंट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ हमने देखा ये म्यूटेंट हो गया, फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल फॉर्म में है, तो हम ये देखेंगे कि ये ABP को भी ABA में कन्वर्ट इजीली कर सकता है, राइट। ABP भी यहाँ पर ABA में कन्वर्ट हो जाए इजीली, ठीक है, क्लियर है ये चीज, राइट। अब हम देखते हैं थर्ड जीन को, दैट इज APX1। नॉर्मल फंक्शन क्या है इसका, सिमेट्री को ब्रेक करना। ABN और A और ABP की जो सिमेट्री है उसको ब्रेक करना इसका मेन फंक्शन है APX का, और ये इजीली सिमेट्री को ब्रेक कर पा रहा है क्योंकि ये ABA और ABP में अलग अलग स्ट्रक्चर्स में AB को फॉर्म कर रहा है और वहां से अलग अलग संरचनाओं को बना रहा है, इसलिए APX में हम बोलते हैं कि हाँ ये इजीली ब्रेक करता है। अगर हम बोले कि APX म्यूटेंट या नॉन फंक्शनल कंडीशन में प्रेजेंट है तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा हमें दो ABA के स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं, राइट, हमें दो ABA के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिल सकते हैं। अब हम एक चीज और यहाँ देख रहे हैं कि हमने देखा ये P2 जो है जहाँ APX से सिग्नल मिल रहे हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट, राइट। तो अगर हम P2 को ही रिमूव कर देते हैं यहाँ से, कंडीशन देखते हैं एक इंटरेस्टिंग सी, ये चीज क्लियर है कि GLP ABP को ABP A में कन्वर्ट करने से रोक रहा है, ABP बना रहा है, और APX का भी ऑलमोस्ट वही फंक्शन है, दोनों की सिमेट्री को ब्रेक करके ABP फॉर्म कर रहा है, वरना दो ABA बन सकते हैं, ठीक। अब एक कंडीशन देखते हैं कि सपोज हमने P2 को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा, ठीक है, यहाँ ये जो P2 है इसको हमने यहाँ से रिमूव किया, हटाया, तो हम क्या देखेंगे कि ये जो ABP है इससे अटैच्ड है, ठीक है। तो क्योंकि कंडीशन थी यहाँ से सिग्नल्स मिल रहे हैं इसको, इसलिए ये ABP में कन्वर्ट हुआ, तो हमने P2 को रिमूव किया तो हमें देखने को मिला कि AB से ABA एंड ABA दो प्रकार के सेल्स मिले, ABP का फॉर्मेशन हमें वहां दिखाई क्योंकि कंडीशनल सिग्नल ही नहीं मिला, कंडीशन थी यहाँ से सिग्नल ना मिला इस सेल को और यहाँ से सिग्नल इस सेल को ना मिला, तो इसने यही फॉर्म कर दिया। दूसरी कंडीशन हम ये भी देखते हैं कि अगर हम P2 को उठा के ABA सेल्स के पास ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ABA सेल्स का कोई कनेक्शन नहीं है इस P2 से, ये वाला जो P2 है इससे ABA सेल्स का कोई कनेक्शन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। तो जब हम ABA सेल्स के पास में P2 को उठा के अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं या हम चेंज कर देते हैं इसकी पोजीशन को, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि इससे भी ABP का फॉर्मेशन हो सकता है। दैट मीन्स ABP बन ही किसकी वजह से रहा है, P2 की वजह से बन रहा है ABP, क्योंकि P2 इससे अटैच है, इसे पोस्टीरियर भाग बनाने की सिग्नल्स मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई ABP का फॉर्मेशन हो पा रहा है। और कई बार अगर हम बोले कि इन दोनों सेल्स को हम रिवर्स कर दें, ABA को ऊपर भेज दें, ABP को नीचे भेज दें, तो हम यही देखेंगे कि क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा तो P में कन्वर्ट हो जाएगा, ये नीचे आएगा
कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बेसिस पर क्या होगा, चीजें वही चीजें यहाँ पर फॉर्म। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इनकी पोजीशन को भी रिवर्स कर देते हैं या फिर हम मान के चलते हैं हम इन दोनों सेल्स की पोजीशन को रिवर्स कर देंगे, नीचे ये वाला भेज देते, ऊपर ये वाला भेज देते, तो क्या होगा, इनके सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे। नीचे वाले से जो ऊपर वाले से बनना था वो बनेगा और ऊपर वाले से जो नीचे वाले से बनना था वो बनेगा। तो इन दोनों की पोजीशन को एक्सचेंज करने पर हमें ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स वैसे ही फॉर्म होंगे, उसी वे में फॉर्म होंगे और उसी तरह से ये फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बस ये हुआ कि सेल्स को हमने चेंज कर दिया, पोजीशन चेंज नहीं होगी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म होने की, स्ट्रक्चर्स बिल्कुल प्रॉपर्ली वहीं पे फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था हमारा कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जिसमें 3 प्रकार की जीन्स हैं, GLP, APX एंड MOM5। MOM5 और MOM2 दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और PROP1 को भी अफेक्ट करते हैं, PROP1 को डाउन रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ हमारी बात हो गई ऑटोनॉमस स्पेसिफिकेशन एंड कंडीशनल स्पेसिफिकेशन कि ये दोनों एक दूसरे से मिलकर किस तरह से वर्क करते हैं और किस तरह से एक दूसरे के फैक्टर्स को कंट्रोल करके रखते हैं।